गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या ग्रुप 17 एलिमेंट है उनकी केमिस्ट्री में केवल इंटर हैलोजन कंपाउंड रहा था, वो मैं करवाऊंगा यहाँ। और आपको क्या जेई के और नीट के क्वेश्चंस करने दिए थे, में से 17 और 18 सॉरी ग्रुप 16 और 17 के करने हैं आपको। 18 की केमिस्ट्री छोटी सी होगी, वो करवा देंगे हम आज और कल में। यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन में तो मिलता ही है। काफी इजी यूनिट है ये। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड आज हम आपको यहाँ स्टार्ट करवा रहे हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो इंटर हैलोजन नाम से ही आपको साइंस में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर मतलब के बीच, किसके बीच? हैलोजन, हैलोजन के बीच कंपाउंड, हैलोजन हैलोजन के बीच के कंपाउंड को क्या कहेंगे आप? इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन हैलोजन के बीच का मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जब कोई कंपाउंड बनाता है तो उसे क्या कहेंगे आप? इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो उसे क्या कहेंगे हम? इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन और हैलोजन के बीच के कंपाउंड को इंटर हैलोजन कंपाउंड हम कहते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होते हैं? ठीक है, इसमें मतलब इनका फॉर्मूला है एक्स एक्स डैश, बताया था मैंने आपको, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। इनमें ये एक्स क्या है? एक्स है लार्ज हैलोजन और एक्स डैश क्या है? स्मॉल हैलोजन। एक्स जो है ना वो बड़ा हैलोजन है और एक्स डैश है वो छोटा हैलोजन है। ये है आपके पास। ठीक है, अब इनकी प्रिपरेशन में जैसे क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर 437 केल्विन पर क्या बना रहा है? सीएलएफ बना रहा है। ठीक है, क्लोरीन ही फ्लोरीन के साथ मिलकर 573 केल्विन पर ClF3 बना रहा है। ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर एक बार BrF3 बना रहा है, एक बार Br5 बना रहा है। बस ये सीधी प्रिपरेशन है इनकी कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये है आपके पास वो कंपाउंड्स। ये होगा आपके पास यहां, ये एक्स है, जैसे देखो ClF एक्स एक्स डैश, ये बड़ा हैलोजन है, ये छोटा हैलोजन है, ये बड़ा हैलोजन छोटा हैलोजन, ये बड़ा ये छोटा हैलोजन। ये करने आपको। उसके बाद में इन हैलोजन्स की मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा? वोलाटाइल सॉलिड है एक तरह की ये, ठीक है, और सॉरी वोलाटाइल लिक्विड है आपके पास, ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कम ही होगा। दूसरी एक चीज है कि जो मुख्य जो बात है यहां कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके पास क्वेश्चन में कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स are more reactive than halogen itself किसको छोड़कर? एक्सेप्ट हैलोजन, एक्सेप्ट किसको? फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर। क्यों? बिकॉज these have lower bond dissociation enthalpy then halogen itself। इसमें भी किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर। hence are more reactive, इसलिए जहां रिएक्टिव होते हैं आर मोर रिएक्टिव।
अच्छे से समझाऊंगा मैं ये लाइन आपको। इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से भी, किसको छोड़कर? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो इनसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। बाकी ClF है, ClF3 है, BrF5, IF7 है, BrF3 है, ये सब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से। किसको? फ्लोरीन को छोड़, जैसे क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ClF3 और यहां है क्लोरीन। अब इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ClF3। ये क्या बात हुई? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए थे। ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है फिर इंटरलेजन कंपाउंड? क्योंकि अब देखिए एक बार, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन का बीच का बॉन्ड जो है ना, वो जल्दी टूट जाएगा। इसमें क्लोरीन में और फ्लोरीन में आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम मिल जाएंगे। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटा क्लोरीन क्लोरीन के बीच का, और क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का भी बॉन्ड टूटा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है, जल्दी से टूट जाएगा बॉन्ड। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी क्लोरीन और फ्लोरीन अलग अलग निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन सा लेगा? जब ये आइसोलेटेड, क्लोरीन और फ्लोरीन को दोनों के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड था, आसानी से नहीं टूटा, ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो जल्दी नहीं निकले क्लोरीन और क्लोरीन, तो उनको जल्दी इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेंगे फिर वो। मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम ही तो इलेक्ट्रॉन लेता। आप देखो Cl2 कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl2 मॉलिक्यूल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये एटम किस केस में जल्दी निकला? यहां से क्लोरीन जल्दी निकला या ClF3 से क्लोरीन जल्दी निकला? Cl का एक आइसोलेटेड एटम ClF3 के केस में जल्दी निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसकी ClF3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, वो आसानी से टूट जाता है, जल्दी से टूट जाएगा वो कम एनर्जी में ही, तो जल्दी निकल जाएगा। यहाँ क्लोरीन का आइसोलेटेड एटम, वहां क्लोरीन का आइसोलेटेड एटम जल्दी नहीं निकलेगा Cl2 से, मॉलिक्यूल से, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये था आपके पास यहाँ कि इंटर हैलोजन कंपाउंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इसलिए वो क्या करेंगे? जल्दी से टूट जाएंगे, जल्दी से आइसोलेटेड एटम निकलेगा और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। जबकि Cl2, Br2 और I2 इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आसानी से, मतलब जल्दी से क्या नहीं निकलेगा, आइसोलेटेड एटम उनसे नहीं निकलेगा, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, फिर जल्दी नहीं निकलेगा। तो इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से ही, केवल फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनसे भी कम होती है। बता रखा मैंने क्यों? तो इसका छोटा साइज है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हुआ, उस रिपल्शन की वजह से वो आसानी से टूट जाता है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड। ये है आपके पास यहाँ, ये करना आपको, ये चीज आपके पास यहाँ। इंटरनेशनल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ये था आपके पास यहाँ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन होगा। अब इनका स्ट्रक्चर है, वैसे तो हमने उनको कहाँ पढ़ा है, 11वीं क्लास में पढ़ा है, लेकिन अब देखिए स्ट्रक्चर है किसका? एक्स एक्स डैश का या एक्स एक्स डैश 3 जो है इनका इंटरनेशनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, 11वीं पढ़े फिर भी समझाएंगे आपको। एक्स एक्स डैश एग्जांपल है जैसे उसका ClF, स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल, उसको लीनियर वगैरह स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं लिखते हम, लीनियर लिख देते हैं, एक ही बॉन्ड है सीधा ClF, ठीक है। अब जैसे एक्स एक्स डैश 3, इसका एग्जांपल होगा आपके पास ClF3, इसका स्ट्रक्चर होगा टी शेप्ड। कैसे पता लगा फिर टी शेप्ड हुआ? तो हम कैसे बता पाते हैं? तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन। ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम
फ्लोरीन सेंट्रल है, कितने इसके पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, कटायन है तो चार्ज को घटा दो, आनायन है तो चार्ज को जोड़ दो, तो ना तो कटायन है ना आनायन है, तो 0 0 होगा उसके लिए। तो 7 और 3 10, 10 भाग में 2 5, 5 के लिए नंबर आएगा आपके पास, 5 नंबर के लिए आपके पास हाइब्रिडेशन होता है sp3d, और sp3d के लिए ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, तो क्लोरीन है यहाँ, फ्लोरीन जुड़े हुए कितने, 3 ही फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए यहाँ 3 ही फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। ये देखो टी शेप्ड है, 2 ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, ये टी शेप्ड है, थोड़ा सा झुक जाएंगे रिपल्शन की वजह से, ये टी शेप्ड हुआ, ये टी शेप्ड हुआ, टी शेप्ड, टी शेप्ड, थोड़ा सा ऐसे ऐसे टी शेप्ड हुआ है। अब ये टी शेप ही क्यों हुआ, ये 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही क्यों रखे आपने। अब है बात 11th की कि लोन वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है बॉन्ड पेयर से। तो अब देखिए आप यहां लोन पेयर रिपल्शन एक भी नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, किसको, इक्वेटोरियल एक्सियल को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर है कुछ। लेकिन जैसे ही आप एक लोन पेयर को कहां रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे, तो लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, जो कि मैग्नीट्यूड में ज्यादा होती है तो अनस्टेबल होगा, वो नहीं रखेंगे हम। अब इन दोनों को इक्वेटोरियल को एक्सियल पर रख दोगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी इस केस से, इसलिए इस केस में कम से कम रिपल्शन है, और जिसमें कम से कम रिपल्शन उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इस वजह से टी शेप्ड हुआ स्ट्रक्चर। टी शेप्ड मतलब इन लोन पेयर को केवल इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखना है, ना तो कि दोनों का एक्सियल पर, ना ही एक लोन पेयर को भी एक्सियल पर रखेंगे। ये है चीज आपके पास, ये करना आपको, ये है आपके पास यहां, ठीक है, ClF3 का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे आप X5 का स्ट्रक्चर, उसके लिए एक एग्जांपल लिख देंगे आप, X5 जैसे BRF5 स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इसका स्केयर पिरामिडल कैसे हुआ, BR5 वही हाइब्रिडाइजेशन 1/2, 7 इलेक्ट्रॉन 5, ये 12 भाग में 2 6 के होता है sp3d2, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रन। तो ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रन, ये होता है ऑक्टाहेड्रन। अब ब्रोमीन यहां है, फ्लोरीन एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 5 फ्लोरीन हो गए, एक लोन पेयर हो गए यहां। अब देखिए ये तो सिंपल सा है, ये क्या है आपके पास, ये देखो स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का एंगल है स्क्वायर, ये एक देखो एक पिरामिड की तरह है, तो क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल, ये है आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। ये करना है आपको, ये करने हैं आपको, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर आपको करने हैं। पिछला जैसे ऐसे थे ना, मान लीजिए ये था ऐसे, ये क्या था ट्रायंगल, तो ये हो गया, ये बाइपिरामिडल होना चाहिए था sp3d में, लेकिन वो टी शेप्ड हुआ, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये जब क्या हुआ स्ट्रक्चर वास्तव में स्क्वायर पिरामिडल है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये पिरामिड है पिरामिडल। ये करना आपको, ये है आपके पास X7 का क्या होगा
पेंटागोनल बाइपिरामिडल, उसमें तो कोई लोन पेयर ही नहीं होता, बगैर लोन पेयर के सीधा हो जाएगा वो तो। XX-7 IF7 है एग्जांपल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे होगा, देखो वही 1/2 आयोडीन के पास 7, फ्लोरीन 5 जुड़े हुए हैं, 7 ही जुड़े हुए हैं, 7 7 14 भाग में 2 7 के लिए होगा sp3d3। क्या होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है सीधा ही, ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक बॉडी यहां दिखा दे आयोडीन है, सारे फ्लोरीन जो है वो जोड़ दो यहां, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बस ये करना आपको, ये इनकी स्ट्रक्चर था इंटरएल्यूमिनल कंपाउंड का, इनकी रिएक्टिविटी बता दी, इंटरएल्यूमिनल कंपाउंड बता दिए और इनका स्ट्रक्चर बता दिया, ये करना आपको यहां। उसके बाद में आपके पास यहां नोबल गैस 18 जो ग्रुप है, नोबल गैस क्या रहती है, क्या चीजें हैं वो आपके पास यहां नोबल गैस 18 ग्रुप एलिमेंट्स 16 को पढ़ जाए, 17 को पढ़ जाए, 18 को, मतलब जिनको नोबल गैस कहा जाता है, नोबल गैस है ये। तो नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये होती नोबल गैस। कौन कौन से नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 10 पर, ये 18 पर, ये 36 पर, ये 54 पर, ये 86 पर, ये एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकला लेंगे सीधा। इंट्रोडक्शन में नेचर में जो हमारा ये एयर है मिक्सर, यहां 1% तक अबंडेंस, 1% के आसपास इनका अबंडेंस है, जिसमें से आर्गन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, आर्गन क्या मिलेगा सबसे ज्यादा। रेडोन है रेडियोएक्टिव, डीके से मिलता है आपको, ये है आपके पास यहां। तो ये इनके इंट्रोडक्शन में नोबल गैस है ये। तो क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी इनकी, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, दे आर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्यों, हीलियम का क्या होगा 1s2 पूरा भरा हुआ है, नियोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p6, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, लिखना है सीधा, नंबर लिख रखा मैंने। क्या है एटॉमिक साइज, पीरियड में लार्ज एटॉमिक साइज रखेंगे ये, क्यों रखेंगे, क्योंकि इनकी जो रेडियस होती है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज घटता है, तो ये तो पीरियड के सबसे आखिर में है, तो इनका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, तो नहीं, इनका साइज सबसे बड़ा है। क्यों है, क्योंकि दीज हैव वैन डर वाल रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, इनकी वैन डर वाल रेडियस है, इनर्ट गैस रेडियस है इनकी, इनर्ट गैस रेडियस है, वैन डर वाल रेडियस है इनकी, इसलिए इनका साइज कैसा होगा, सबसे बड़ा साइज होगा इनका, सबसे बड़ा साइज होगा, लार्ज एटॉमिक रेडियस रखेंगे ये। किस वजह से, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस, और डेफिनेशन से ही वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है। जैसे क्या होगा आपके पास यहां, जैसे ये है आपके पास वैन डर वाल रेडियस डेफिनेशन से ही बड़ी होती है। क्यों, ये देखिए ये है हीलियम का एक एटम, हीलियम का दूसरा एटम ये है आपके पास, अब इसका सेंटर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका सेंटर, इनके डिस्टेंस का हाफ, ये होगा आपके पास वैन डर वाल रेडियस, तो डेफिनेशन से ही बड़े होते हैं ये, ठीक है। ये चीज आपके पास वैन डर वाल रेडियस रखते हैं, इसलिए ये बड़ी रेडियस, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस मेटालिक रेडियस से बड़ी और मेटालिक कोवेलेंट रेडियस से बड़ी, तो इनके वैन डर वाल रेडियस होती है, वैन डर वाल रेडियस ये है। या फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, ये आपके पास। तो लार्ज एटॉमिक रेडियस रखते हैं, लार्ज एटॉमिक साइज रखते हैं। उसके बाद में आपके पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेंगे, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों,
बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनको इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या जरूरत है, पहले से स्टेबल है ये तो आयनिस एंथैल्पी इनकी ज्यादा रहती है। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इनकी तो हाई आयनिस एंथैल्पी, हाईएस्ट कह दो चाहे, सबसे ज्यादा आयनिस एंथैल्पी रखते हैं ये तो नोबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनिस एंथैल्पी ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। ये चीजें याद रखना है। देखो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, आयनिस एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। तो ये चीज बार बार ट्रेंड में बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिव इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे। तो ये चीज आपके पास यहां ये करना आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे रखेंगे, ये ज्यादा पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव, दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इनको, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्या होता है, एनर्जी रिलीज व्हेन ए गैसियस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, पहले से भरे हुए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। ये है आपके पास, ये करना है आपको, ये प्रॉपर्टीज में है आपके पास। यहां क्या रखेंगे, ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों रखेंगे लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नोबल गैसेस आर वीक वैन डर वाल टाइप। वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं ये, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल रेडियस रखते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक डिस्पर्सन फोर्स कह लीजिए, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स जिसे कहते हैं आप, लंदन फोर्स। वीक डिस्पर्सन फोर्स रखते हैं ये, ठीक है। कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, हीलियम हीलियम का एटम, नियोन नियोन का एटम, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मोनोएटॉमिक होते हैं, हीलियम नियोन आर्गन मोनोएटॉमिक, एक एक एटम मिलेगा इनका। दूर दूर होंगे एटम वैसे तो, लेकिन एक एक एटम होगा मॉलिक्यूल में। तो जैसे यहाँ 50 एटम एक रूम में, तो अलग अलग कोने में मिलेंगे आपको दूर दूर। मोनोएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक बहुत कम रिएक्टिव है, तो इनर्ट होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव, इनर्ट। वीक डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े रहते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मोनोएटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, इनर्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड होती है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। ये है नोबल गैस के बारे में। इनकी रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में आगे बताएंगे आपको। एक दिन का काम रहा हुआ, मतलब कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये करना आपको आज के लिए करना।